हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राम से स्टडी पॉइंट पर। मेरा नाम है कपिल कश्यप और जैसा कि जानते हैं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पॉलिटिक्स। दोस्तों, अभी तक मैंने आपको पॉलिटिक्स काफ़ी टॉपिक कवर अप करवा दिए हैं, जिसमें कि हम पढ़ रहे थे इस समय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में। दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था संविधान के अनुच्छेद महत्वपूर्ण अनुच्छेद का पार्ट 1। आज मैं आपको पढ़ाऊँगा संविधान के अनुच्छेद पार्ट 2 के बारे में, क्योंकि काफ़ी सारे अनुच्छेद है तो हम इनको पार्ट में कवर कर रहे हैं। जो भी आपके वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद मैंने यहाँ पे अभी तक कवर किए हैं। तो ठीक है, आज जो हम शुरू करते हैं वो हम शुरू करते हैं महान्यायवादी से। देखिए दोस्तों, आखिरकार महान्यायवादी क्या है, इसके बारे में बताया गया है अनुच्छेद 76 में। महान्यायवादी नियुक्ति संबंधित, देखिए महान्यायवादी नियुक्ति से संबंधित है। पहले ये समझिए कि आखिरकार महान्यायवादी होता क्या है। दोस्तों, एक तरीके से ये ना कह सकते हैं कि हम केंद्र सरकार का ये वकील होता है। जैसे केंद्र सरकार का वकील, सपोज भाई हमने किसी सरकार द्वारा बनाए किसी कानून को अगर कोर्ट में चैलेंज किया तो सिंपल सी बात है, कानून कौन बनाती है? सरकार। अगर हम उसको चैलेंज कर रहे हैं जिसमें कि हमको ये लग रहा है कि हमारे किसी फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन हो रहा है किसी कानून में, या कोई कानून संविधान के अनुरूप नहीं बना है, अगर हम उसको चैलेंज करते हैं, अगर चैलेंज किया गवर्नमेंट के बनाए कानून को, तो सिंपल सी बात है सरकार की साइड से भी कोई ना कोई पैरवी करने के लिए आएगा। तो सरकार करती है इस कंडीशन में अपनी तरफ से महान्यायवादी को भेजती है, क्योंकि सरकार खुद तो देखिए कोर्ट में आ नहीं सकती, क्योंकि उसको और भी काम करने होते हैं। इसलिए एक तरीके से कह सकते हैं महान्यायवादी सरकार का वकील होता है, जो कि सरकार के जो भी कुछ मामले होते हैं, जो भी कानूनी संबंधी मामले होते हैं, वो सब देखता है। दोस्तों देखिए, इसकी नियुक्ति कौन करता है आखिरकार? कभी कभी पूछते हैं कि बताइए कि महान्यायवादी की नियुक्ति आखिरकार कौन करते हैं। तो महान्यायवादी की जो नियुक्ति करते हैं वो आपके राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति करते हैं। किस पर एडवाइस पे? राष्ट्रपति करते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर। अगर कभी आपके वनडे एग्जाम पूछे जाए कि बताइए कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तब आपका आंसर क्या होगा? महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर। ठीक है दोस्तों, इससे इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट जो थे वो मैंने आपको बता दिए। दोस्तों, आपका अगला आता है भारत का महानियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग, जिसको हम बोलते हैं कैग बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है ना, देखिए पहले इसके बारे में पढ़िए। इसके बारे में जो हमको जिक्र मिलता है, कैग के बारे में हमको जिक्र मिलता है अनुच्छेद 148 में, जिसमें कहा गया है कि कैग की नियुक्ति होगी। ठीक है, कैग की नियुक्ति। देखिए आखिरकार देखिए कैग का काम क्या होता है दोस्तों। देखिए, सरकार के जितने भी वित्त संबंधी कार्य होते हैं कि सरकार कहाँ पे कितना पैसा खर्च कर रही है, किस हिसाब से पैसा खर्च कर रही है, तो उसकी पूरी देख रेख, उसकी पूरी जाँच करना कैग का काम होता है। एक तरीके से शॉर्ट ऑफ ये बोल सकते हैं कि हम भ्रष्टाचार के जितने भी, अगर कहीं पे कुछ पैसे के मामले में कुछ भ्रष्टाचार हुआ है तो उसकी जांच कौन करता है? कैग करता है। ठीक है, तो कैग का काम होता है सरकार द्वारा किए गए वित्त के कार्यों की जांच करना, उनकी समीक्षा करना, अगर उसमें कुछ गलत हुआ है तो उन सबको सामने लेकर आना। देखिए कैग की, दोस्तों देखिए कैग की आखिरकार नियुक्ति कौन करते हैं? कभी आपसे पूछा जाए कि भारत के महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करते हैं? इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। ठीक है, इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। और इसका काम क्या होता है? सरकार द्वारा वित्त संबंधी जितने कार्य हैं उनकी जांच करना। जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे कि हमने देखा था कि कुछ घोटाले होते हैं, जैसे कोलगेट घोटाला, आपका अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, कोयला घोटाला, जितने भी घोटाले हुए थे, तो उन सबको जो बाहर लाया था वो कौन लाया था? वो कैग ही बाहर लाया था। यानी कि उन सब घोटालों को उन सबको बाहर लाने का काम किसने किया था? उन सबको बाहर लाने का काम कैग ने ही किया था। ठीक है दोस्तों, फिर आपका अगला आता है आपका राज्यपाल। देखिए दोस्तों, देखिए राज्यपाल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए। अनुच्छेद 152 में तो मैं दी गई है राज्यपाल की परिभाषा। ठीक है, अनुच्छेद 152 संबंधित है राज्यपाल की परिभाषा से। अनुच्छेद 153 संबंधित है राज्यों के लिए राज्यपाल। जैसे कि आप जानते हैं कि राज्यपाल मुख्यतः किसके लिए होते हैं? राज्यपाल अपॉइंट, यानी कि गवर्नर अपॉइंट किए जाते हैं राज्यों में। तो ये कहा गया अनुच्छेद 153 में कि राज्यों के लिए राज्यपाल होंगे। ठीक है, अनुच्छेद 154 में राज्यपाल की शक्तियों का जिक्र किया गया है। ठीक है दोस्तों, फिर आपका अगला आता है अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 155 में देखिए क्या है? नियुक्ति। देखिए नियुक्ति इसकी अगर पूछा जाए कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं, तो इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। किसकी? पीएम की सलाह पर, यानी कि प्रधानमंत्री की सलाह पर। देखिए अगर दोस्तों राज्यपाल हर राज्य में क्यों होते अपॉइंट होते हैं? देखिए एक तरीके से ये कह सकते हैं कि इनको केंद्र सरकार करती है अपॉइंट, विशेष मतलब राज्यों में अपने तरफ से एक प्रतिनिधि को अपॉइंट करती है, जिसको बोलते हैं राज्यपाल। इसको केंद्र सरकार करती है,
कि ये मतलब कि ये रिपोर्ट करता है, अगर माना सरकार ने किसी राज्य में राज्यपाल अपॉइंट किया है तो उसका काम ये होता है कि उस राज्य संबंधी कार्यों उस राज्य संबंधी जितने भी कार्य हैं, यानी कि उस राज्य की सरकार जो सब कार्य कर रही है उसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार को देने का काम होता है। क्योंकि अब देखिए राज्य, अब केंद्र हर राज्य में जाकर के जाँच कर नहीं सकती, ठीक है ना। तो इसलिए क्या होता है, केंद्र सरकार अपनी तरफ से एक अपना प्रतिनिधि अपॉइंट कर देती है हर राज्य में, जिसको हम बोलते हैं राज्यपाल, ठीक है दोस्तों। उसका काम ये होता है कि वो केंद्र सरकार को रिपोर्ट करता है उस जिस राज्य का राज्यपाल है उस संबंधी जितने भी कार्य हो रहे हैं उन सब के बारे में केंद्र को रिपोर्ट करने से काम होता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, फिर आता है आपका अनुच्छेद 161। देखिए अनुच्छेद 161 में दी गई है क्षमादान की शक्ति, यानी कि जैसा कि आप जानते हैं, मैंने इससे पहले आपको पढ़ाया था कि राष्ट्रपति के पास भी क्षमादान की शक्ति होती है अनुच्छेद 72 के तहत, ठीक है। सेम कंडीशन अनुच्छेद 161 के तहत भी राज्यपाल को क्षमादान करने की शक्ति होती है। दोस्तों आप राज्यपाल और राष्ट्रपति को एक साथ में याद कीजिएगा, अनुच्छेद को काफ़ी इजी तरीके से याद होंगे। और ऐसे ही ऐसे आप पीएम और सीएम के भी अनुच्छेद साथ में याद कीजिएगा, आपको याद करने में काफ़ी आसानी रहेगी, ठीक है दोस्तों। लेकिन 161 में आगे आपको क्षमादान की शक्ति, यानी कि राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्ति होती है, ठीक है। फिर देखिए, फिर आपका अगला आता है आपका मंत्रिपरिषद। देखिए मंत्रिपरिषद क्या है, अनुच्छेद, जैसे कि हमने इससे पहले पढ़ा था कि एक केंद्र के लिए मंत्रिमंडल होता है, सेम कंडीशन वही राज्य में भी होती है। जैसे कि हम देखते हैं केंद्र में होता है राष्ट्रपति, उनके लिए मंत्रिमंडल होता है। फिर अब राज्य में होते हैं राज्यपाल, उनके लिए भी अपना एक मंत्रिपरिषद होता है, ठीक है। अनुच्छेद 163 में बताया गया है कि मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है, यानी कि राज्य में मंत्रिपरिषद होगी, इसकी व्यवस्था की गई। यानी कि ये किस लिए होगी, राज्यपाल की सहायता के लिए। जैसे हम देखते हैं कि केंद्र में मंत्रिमंडल बना होता है किसके लिए, राष्ट्रपति की सहायता के लिए, ठीक है। और उसके हेड कौन होते हैं, उस मंत्रिमंडल के हेड होते हैं पीएम होते हैं वास्तविक रूप से। सेम कंडीशन देखिए। फिर अनुच्छेद आपका आता है 164, इसमें बताया गया कि मुख्यमंत्री के बारे में, कि मुख्यमंत्री संबंधी कि मुख्यमंत्री होगा और जो कि राज्यपाल के लिए बनी मंत्रिपरिषद का कौन होगा, एक तरीके से हेड करेगा। जैसे कि हमने पढ़ा था कि मंत्रिमंडल को कौन हेड करते हैं, अध्यक्ष कौन होते हैं, उसके पीएम अध्यक्ष होते हैं, यानी कि उनके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो सेम कंडीशन जो राज्य में जो मंत्रिपरिषद बनती है राज्यपाल की सहायता के लिए, उसके हेड कौन होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, यानी कि उसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते हैं। फिर दोस्तों आपका फिर बताया गया कि 165 में महाधिवक्ता के बारे में, ठीक है। महाधिवक्ता देखिए सेम कंडीशन, जैसे हमने ये पढ़ा था इससे पहले, महान्यायवादी। देखिए ये तो होता है कि केंद्र सरकार का वकील, तो हम इसको बोल सकते हैं ये होता है राज्य का वकील, ठीक है। राज्य संबंधी जितने भी कानूनी संबंधी कार्य होते हैं वो सब देखना कि किसका काम होता है, वो सब देखना इसी का काम होता है, किसका, महाधिवक्ता का, ठीक है। जो कंडीशन केंद्र में बनती है वही उसके अकॉर्डिंग राज्य में भी वही सेम राज्य लागू की गई है। फिर दोस्तों आपका अगला आता है कि राज्य विधानमंडल, ठीक है। जैसे कि हम देखते हैं कि केंद्र मंत्रिमंडल बनता है, यहाँ राज्य में विधानमंडल बनता है, जिसमें कि देखिए अनुच्छेद 168 में बताया गया है कि क्या होगी एक विधानमंडल का गठन। अनुच्छेद 161 स्टेट में राज्यों में विधानमंडल के गठन के बारे में बताया गया है। फिर आपका आता है कि अनुच्छेद 169 में विधान परिषद का गठन। दोस्तों देखिए आखिरकार क्या, जैसे हम देखते हैं कि संसद में हमारे 3 हाउस होते हैं, तीन होते हैं ना सदन, कि लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। सेम राज्य में भी क्या होता है, 3 हाउस एक तरीके से बनते हैं। एक होता है कि आपका राज्यपाल, एक होता है आपका विधानसभा, और एक होती है आपकी विधान परिषद, ठीक है दोस्तों। विधान परिषद कंपलसरी नहीं होती, जैसे कि हम देखते हैं कि संसद में तो केंद्र, लोकसभा, राज्यसभा कंपलसरी है, पर राज्य में एक्चुअली में देखिए राज्यपाल और विधान परिषद तो ठीक है, विधान परिषद इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, मतलब कंपलसरी होती है। कोई राज्य चाहे तो अपने राज्य में विधान परिषद का गठन कर सकता है, या कोई राज्य चाहे तो अपने राज्य में विधान परिषद का गठन नहीं कर सकता, तो कंपलसरी होती, ठीक है। तो देखिए 168 में बताया गया कि विधानमंडल का गठन, ठीक है। 169 में बताया गया कि किसका विधान परिषद का गठन, यानी कि देखिए स्टेट में विधानमंडल, 69 में विधान परिषद का गठन। 170 में बताया गया आपको विधानसभा की संरचना कैसी होगी, यानी कि विधानसभा यानी कि इसकी विधानमंडल की संरचना कैसी होगी। और 171 में बताया गया कि विधान परिषद की संरचना कैसी होगी, ठीक है। तो इनको आप इजिली याद कर लेंगे। वैसे इसमें विधान परिषद वाला कम इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, पर फिर भी आपको याद तो रखना ही है, ठीक है। देखिए फिर आपका अगला आता है उच्च न्यायालय, यानी कि इसको हम बोलते हैं हाई कोर्ट। जैसे कि हम सुप्रीम कोर्ट को क्या बोलते हैं, उच्चतम न्यायालय, तो हम ऐसे हाई कोर्ट को क्या बोलते हैं, उच्च न्यायालय, ठीक है। देखिए अनुच्छेद 214 में बताया गया है आपके लिए कि राज्यों के लिए क्या होंगे, हाई कोर्ट होंगे, यानी कि राज्यों के लिए हाई कोर्ट की व्यवस्था की गई है। फिर आपका अगला अनुच्छेद है कि 216 में किया गया कि
कि हाई कोर्ट के गठन के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 216 में। और जैसे कि आप जानते हैं कि वर्तमान में देश में कितने हाई कोर्ट हैं, वर्तमान में देश में 24 हाई कोर्ट हैं, ठीक है। फिर आपका अगला है कि अनुच्छेद 231 में बताया गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट की व्यवस्था। जैसे आप जानते हैं कि हाई कोर्ट देखिए होने को तो हमारे स्टेट और यूटी मिला करके काफ़ी हैं, जैसे कि 28 राज्य और कुछ जैसे कि हमारे देश में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश लगभग 30-35 के आसपास बैठ रहे हैं, ज़्यादा ही बैठ रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए इस टाइम। तो देखिए जैसे कि आप बताया गया, देखिए 200 पर देखिए इसके अनुसार, इस अनुच्छेद के अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट की व्यवस्था की गई है। माना कोई एक ही हाई कोर्ट होगा जो कि 2 राज्यों के मैटर कानूनी संबंधी जितने भी मैटर होंगे वो देख पाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि माना कि चलिए मैं वो देता हूँ एग्जांपल, जैसे कि आप जानते हैं कि आंध्र प्रदेश और एक तेलंगाना के लिए इस टाइम अभी वर्तमान में क्या है, एक ही हाई कोर्ट है। यानी कि जो कानून संबंधी कार्य आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट में होते हैं वही सेम हाई कोर्ट तेलंगाना के भी कानूनी संबंधी कार्य देखता है, ठीक है। तो यानी कि अनुच्छेद 231 में बताया गया है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट की व्यवस्था की गई है, ठीक है। और फिर आपका अगला आता है कि केंद्र राज्य संबंध, ठीक है। इसके बारे में पढ़ें। देखिए अनुच्छेद 249 में बताया गया है राज्य सूची पर केंद्र को कानून बनाने की शक्ति। जो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको कई बार बताया है कि हमारे इसमें 3 सूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार किसको होता है, केंद्र सरकार को होता है। राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको होता है, राज्य सरकार को होता है। और संवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य और केंद्र दोनों को होता है, ठीक है। पर देखिए दोस्तों, देखिए पर यहाँ पे यह एक अपवाद ये बनता है राज्य सूची के विषय पर भी केंद्र कानून बना सकती है। किस कंडीशन में, अगर माना किसी राज्य ने ऐसा कानून बनाया जो कि राष्ट्रहित या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण है, तो उस कंडीशन में केंद्र क्या करेगी, उस कंडीशन में केंद्र उस कानून को अपने अंडर में ले सकती है और फिर उस कानून को अपने अनुसार बना सकती है। यानी कि अगर कोई विषय अगर कोई कानून अगर राज्य सूची के विषय में आ रहा है, तो इस कंडीशन में अगर वो बिल अगर राष्ट्रीय हित की महत्व का है तो उसको केंद्र सरकार अपने अंडर में लेकर के राज्य सूची के विषय पर भी केंद्र सरकार कानून बना सकती है, ठीक है, अगर वो राष्ट्रीय हित या राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विषय है तो, ठीक है। फिर आपका अगला आता है अनुच्छेद 262। देखिए इसमें बताया गया नदी जल विवाद। जैसे कि आप जानते हैं कि राज्यों में नदी को लेकर के डिस्प्यूट वगैरह बनते रहते हैं कि किस राज्य को कितना पानी मिलेगा, तो इस तरीके के विवाद देखने को मिलते रहते हैं। तो इसलिए अनुच्छेद 262 में व्यवस्था की गई है नदी जल विवाद की, ठीक है। फिर देखिए इसको आप 262 को और अनुच्छेद 263 को आप साथ में याद कीजिएगा। देखिए अनुच्छेद 263 किस संबंधित है, एक अंतर्राज्यीय परिषद बनेगी, ठीक है, जो किस लिए होगी, नदी संबंधी आदि विवाद सुलझाने के लिए, ठीक है। देखिए जो अंतर्राज्यीय परिषद होती है इसके हेड कौन होते हैं, इसकी वो जो करते हैं अध्यक्षता वो कौन करते हैं, इसकी करते हैं अध्यक्षता आपके भारत के प्रधानमंत्री, ठीक है। माना कि नदी जल विवाद हो गया किसी उस राज्य में, 2 राज्यों के बीच में नदी जल विवाद चल रहा है, तो उस कंडीशन में केंद्र क्या करते हैं, यानी पीएम क्या करते हैं, जब पीएम को दिखता है कि ये स्टेट आपस में भिड़ रहे हैं, तो उस कंडीशन में वो क्या करते हैं, दोनों राज्यों की संयुक्त बैठक, जो दोनों राज्यों के जो मंत्री होते हैं उनकी बैठक बुला करके या उनकी सीएम की बैठक बुला करके आपस में फिर क्या करते हैं, अध्यक्षता करते हैं। और इस तरीके से उस संबंधी राज्य में जो भी नदी जल विवाद हो रहा होता है आदि संबंधी कुछ भी विवाद होता है तो उसको सुलझाते हैं, ठीक है। तो ये इसलिए बनी है अंतर्राज्यीय परिषद। यानी कि देखिए आप इसको साथ में याद कीजिए कि 262 में तो नदी जल का विवाद हो रहा है और 263 में उसको सॉल्व करने के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद बनी जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, भारत के प्रधानमंत्री करते हैं, ठीक है। फिर देखिए दोस्तों अनुच्छेद 266 में बताया गया है संचित निधि के बारे में, ठीक है। संचित निधि यानी कि आप जानते हैं कि जो पैसा जो कि केंद्र और राज्यों को पैसा आता है विकास के कार्यों पर खर्च करने के लिए, कहाँ से आता है, वो आता है आपकी संचित निधि से। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, डीप में जब पढ़ेंगे वो कहाँ से आता है, आपको संचित निधि से आता है, ठीक है। तो उसके बारे में बताया गया कि संचित निधि से पैसा केंद्र और राज्यों को किस प्रकार बांटा जाएगा। फिर आपका अगला आता है अनुच्छेद 267। इसमें बताया गया आकस्मिकता निधि। यानी कि देखिए आकस्मिकता निधि कैसे होती है दोस्तों, वो खर्चे जो कि संचित निधि के अंतर्गत नहीं आते उसको हम क्या मानते हैं, आकस्मिक, यानी कि अर्जेंट जैसे खर्चे हो जाएंगे। सपोज भाई इसको समझिए क्या होता है, आकस्मिक निधि में कौन से खर्चे आ सकते हैं। देखिए संचित निधि में तो ये होगा कि विकास के कार्यों के लिए खर्चे फिक्स हैं कि मतलब इतना पैसा मिलना है हर राज्यों को विकास के लिए, और उसने अपना एक सेट किया हुआ है कि हमें इतने पैसे में हमारे राज्यों को केंद्र को चाहिए अपने विकास कार्यों को खर्च करने के लिए। पर देखिए आकस्मिक खर्चे क्या होते हैं। सपोज भाई मानिए अब मानिए कि कोई ट्रेन एक्सीडेंट हो गया,
ठीक है। तो ट्रेन एक्सीडेंट में जितने मानो कोई घायल वगैरह होंगे तो उनको जो मुआवजा वगैरह मिलता है वो तो किससे मिलता है, तो उस कंडीशन में काम आती है कौन, उस कंडीशन में ये बनाई गई है, आकस्मिकता निधि बनाई गई है। उस कंडीशन में आकस्मिकता निधि का गठन किया गया, क्योंकि देखिए आप किसी को ये तो उम्मीद नहीं थी कि ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाएगा, तो ठीक है ना। तो ऐसे जो खर्चे होते हैं, यानी कि जो नॉन फिक्स खर्चे होते हैं हमारे, जो खर्चे फिक्स नहीं होते, जिनके बारे में पता होता है, जिनके बारे में हमको ये नहीं पता होता है कि ये खर्चा हो सकता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, आकस्मिक खर्चे बोलते हैं। यानी कि वो खर्चे कहाँ से आते हैं आपके, आकस्मिकता निधि से आते हैं, ठीक है। फिर आपका अगला आता है 280। देखिए इसमें क्या बताया गया, इसमें किया गया वित्त आयोग का गठन। वित्त आयोग का गठन कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। वही पैसे संबंधी कि किस तरीके से वित्त, मतलब कि आपस में टैक्स वगैरह जो गवर्नमेंट बांटेगी कि जैसे ये पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस टाइम जैसे जीएसटी पूरा कर लेती है, कलेक्ट कर लेती है, फिर बाद में क्या होता है उसको सेंटर और स्टेट आपस में मिलकर के बांटते हैं, ठीक है। जो जिसका जितना हिस्सा होता है केंद्र को, ये केंद्र के लिए ये वो है कि केंद्र उसको, उस राज्य को उसका हिस्सा जीएसटी के यानी कि टैक्स के रूप में वापस करेगा, जो जितना उसका टैक्स बन रहा है। तो उसको हम क्या, इसके लिए क्या होता है, वित्त आयोग बना होता है, ठीक है। जैसे और फिर आपका अगला आता है 312। देखिए 312 में दोस्तों बताया गया आपके लिए अखिल भारतीय सेवा के बारे में। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि इस टाइम कितनी सेवाएं हैं अखिल भारतीय के अंदर, 3 सेवाएं हैं इस टाइम। एक होती है आपकी IAS, एक होती है आपकी IPS और एक होती है आपकी IFS, ठीक है। जिसमें क्या वो IAS होता है, IAS क्या होता है, IAS होता है एक होता है IPS और एक होता है IFS, ठीक है। और फिर दोस्तों आपका अगला आता है 315। देखिए 315 में किसके बारे में बताया गया है, 315 में जिक्र किया गया UPSC यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के बारे में, जो कि आप जानते हैं कि यानी कि अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कौन करता है, UPSC ही करता है। यानी कि जितने भी ये सिविल सर्विस के एग्जाम होते हैं इनको कौन कंडक्ट करवाता है, इनको UPSC ही, इनका आयोजन UPSC ही करवाता है। तो ठीक है, अब इनको साथ साथ याद रखिएगा, ठीक है। 312 में अखिल भारतीय सेवा और 315 में UPSC यानी कि संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है। तो ठीक है दोस्तों, आज अभी हमने पार्ट 2 में इतने अनुच्छेद कवर कर लिए हैं। बाकी के जो बचे कुछ अनुच्छेद अगर रह गए हैं तो मैं आपको वो पार्ट इसके अगले पार्ट में कवर अप करवा दूंगा। तो आइए दोस्तों, ये सब चीज़ें आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। अगर सब कुछ चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।